हेलो दोस्तों, हाय। आज हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस इज कंटिन्यूशन ऑफ माई लेक्चर 1। हम इस लेक्चर में फ्रेंड्स पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म यूरोप में कैसे स्टार्ट हुई। इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेपोलियन ने जो राइट टू प्रॉपर्टी ग्रांट किया था, उससे सोसाइटी दो चीज़ों में डिवाइड हो गई, उसके बारे में। लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। कंजर्वेटिज्म जो नेपोलियन की डिफीट के बाद स्टार्ट हुआ था। ट्रीटी ऑफ विनया जिसके अंदर नेपोलियन के दौरान जो चेंजेस आए थे उनको अंडू करने की बात की गई थी। और लास्ट में कि ये सब सिटीजन्स नहीं चाहते थे, इसलिए रेवोल्यूशनरीज कौन थे और उन्होंने क्या किया। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नेपोलियन ने बहुत सारे डिसीजन लिए थे, जिनमें से एक डिसीजन था राइट टू प्रॉपर्टी ग्रांट करना। फ्रेंड्स, उसने राइट टू प्रॉपर्टी तो दे दिया, पर जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी उन्होंने तो बहुत ज़्यादा लैंड ले ली, और जिनके पास कम थी उनके पास कम थी या नहीं थी बिल्कुल भी। अब देखते हैं कि इससे सोसाइटी किन चीज़ों में डिवाइड हो गई। सोसाइटी दो चीज़ों में डिवाइड हुई, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री। जो एरिस्टोक्रेसी थी उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, और पीजेंट्री उसके पास बहुत कम लैंड थी। जो एरिस्टोक्रेसी थी उनके पास वेल्थ तो ज़्यादा थी, वो पावरफुल थे, पर वो देखा जाए न्यूमेरिकली नंबर वाइज बहुत कम थे। पीजेंट्री जो पुअर थे और जिनके पास लैंड नहीं थी, जिनके पास पावर नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा थे न्यूमेरिकली। और जो एरिस्टोक्रेसी थी, हम इनको हाई क्लास पीपल भी कहते थे, पीजेंट्री को लो सोसाइटी पीपल। कह सकते हैं कि सोसाइटी दो चीज़ों में डिवाइड हो गई थी, जो कि एक अच्छा पॉइंट नहीं था नेपोलियन के लिए। फ्रेंड्स, अब बात आती है लिबरल नेशनलिज्म की। फ्रेंड्स, जैसे कि जब मोनार्की सिस्टम होता है, या फिर कह सकते हैं कि जब किंग होता है, रूलर होता है, अब उसमें इनइक्वालिटी किसी ना किसी तरीके से आती ही है, क्योंकि जो किंग्स के फ्रेंड्स होते हैं उनकी बात सुनी जाती है और दूसरों की नहीं। अब एक जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं कि एक मार्केट प्लेस है। अब अगर एक शॉपकीपर के साथ कोई प्रॉब्लम है और वो किंग को जानता है, सो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकता है इजीली, पर जो नॉर्मल है, जो कॉमन पीपल है, वो शायद ये काम नहीं कर सकता। यूरोप में इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही थी किन किन चीज़ों पर? फ्रीडम ऑफ मार्केट, ट्रेड बैरियर्स और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और सिटीजन्स क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि लॉ के सामने हर कोई इक्वल हो, सबको फ्रीडम दी जाए और गवर्नमेंट उनकी कंसेंट से बनी जाए। इसको कहते हैं हम लिबरल नेशनलिज्म। अब इन इनइक्वालिटीज़ की वजह से फ्रेंड्स नेपोलियन डिफीट हो गया। इसमें वॉर्स भी हुए थे। प्रशिया और बहुत सारे जो अलग अलग टाउन्स थे, सिटीज़ थे, नेशंस थे, उन्होंने पार्ट लिया और वॉर्स हुए, जिससे कि लास्ट में नेपोलियन डिफीट हो गया। अब हम बात करेंगे कंजर्वेटिज्म के बारे में। इसके अंदर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि चर्च, प्रॉपर्टी और फैमिली, इनको एस्टेब्लिश करने की बात की गई, जो कि नेपोलियन ने हटा दिए थे। इस पूरे जो प्रोसेस था, जिसके अंदर जो चीज़ें नेपोलियन ने की थी उनको वापस लाना, मतलब जो उसने की थी उसको अंडू करना, इसको कहते हैं हम कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म ये नाम क्यों रखा गया? हमें इसके नाम से पता लगता है कुछ कंजर्व करना। इन्होंने क्या चीज़ कंजर्व करी? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। और उन्होंने फ्रेंड्स एक बात रियलाइज़ करी कि जो मोनार्की थी, जो नेपोलियन ने एबॉलिश कर दी थी, वो मोनार्की को स्ट्रेंथन कर सकते हैं कुछ उन चीज़ों से जो नेपोलियन ने की थी। यानी कि जो चेंजेस नेपोलियन के टाइम पे आए थे, उनमें से कुछ चेंजेस उनके लिए बेनिफिशियल थे। जो नेपोलियन डिफीट हो गया उसके बाद वापस मोनार्की एस्टेब्लिश हो गई। तो इसको कहते हैं हम कंजर्वेटिज्म, और जो लोग इसको कर रहे थे उनको कहते हैं कंजर्वेटिव्स। अब बात आती है फ्रेंड्स द ट्रीटी ऑफ विनया। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो नेपोलियन जब डिफीट हो गया उसके बाद जो उसने चेंजेस करे थे उसको अंडू करने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई। इसमें सारे नेशंस के किंग्स को, रूलर्स को बुलाया गया और उन्होंने एक ट्रीटी डिसाइड करी। देखते हैं वो क्या थी। इसका नाम है द ट्रीटी ऑफ विनया ऑफ 1815। कंजर्वेटिज्म, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर क्या होना था। अब कंजर्वेटिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए एक ट्रीटी साइन करी गई, जिसके अंदर उसका ऑब्जेक्टिव था कि नेपोलियन के रूल में जो भी चेंजेस थे उनको सबको अंडू करना। इसके अंदर फ्रेंड्स क्या किया गया कि नेशंस की बॉर्डर्स पर हमने स्टेट्स बना दिए, एक सीरीज ऑफ स्टेट्स हमने सेटअप कर दी, जिससे कि फ्यूचर में उस कंट्री की एक्सपेंशन ना हो पाए। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था मोनार्की को रीएस्टेब्लिश करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन जब आया उसने मोनार्की को एबॉलिश कर दिया, उसने जो भी किंग सिस्टम था वो उसने ख़त्म कर दिया। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था अपनी रिप्रेजेंटेशन बनाना और मोनार्की को रीएस्टेब्लिश करना।
इसके अंदर फ्रेंड्स सेंसरशिप लॉज को एक्टिवेट किया गया। अब सेंसरशिप लॉज क्या होते हैं फ्रेंड्स? जैसे कि जब जो हमारी मीडिया है, प्रेस है, न्यूज़पेपर्स हैं और टीवी चैनल्स पर जो रेडियोज़ हैं, तो इन पे जो जो ऑथर है वो जो चाहे वो लिख सकता है, पब्लिश कर सकता है, बोल सकता है। इन पे रोक लगाना को हम कहते हैं सेंसरशिप, यानी कि मीडिया को अपने कब्जे में लेना। जो किंग्स थे नेपोलियन की डिफीट के बाद, जो लुइस 1920 थे, इन्होंने सेंसरशिप लॉज को एस्टेब्लिश किया। सो ये थी फ्रेंड्स द ट्रीटी ऑफ विनया। फ्रेंड्स, पर अब एक बात आती है कि क्या सिटीजन्स ये चाहते थे? जो सिटीजन्स थे वो नेपोलियन के टाइम पे खुश भी थे, पर वो खुश नहीं भी थे, क्योंकि नेपोलियन के टाइम पे थोड़ी सोशल इनइक्वालिटीज़ अराइज हुई थी। पर नेपोलियन की डिफीट के बाद जो किंग्स आ गए तो मोनार्की दोबारा से एस्टेब्लिश हो गई। बट ये तो लोग नहीं चाहते थे, लोग चाहते थे नेशनलिज्म और यूनिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, ये लोग नहीं चाहते थे, तो लोग खड़े हुए। कुछ लोग जो खड़े हुए, हम उनको कहते हैं रेवोल्यूशनरीज। उनके आइडियाज़ क्या थे? नेशनलिज्म। बस वो चाहते थे कि वो अपना आइडिया हर जगह स्प्रेड करें, ट्रीटी ऑफ विनया को अपोज करें, अपनी लिबर्टी, अपने हक के लिए लड़ें और नेशन स्टेट्स के आइडिया को लेकर एम्फसाइज दूसरों को करें। सो ये थे रेवोल्यूशनरीज। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो रेवोल्यूशनरीज जो थे उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में, और इनका जब आइडिया हर जगह स्प्रेड हुआ तो लोगों पर क्या इफ़ेक्ट हुआ। जो मोनार्की सिस्टम था, उनके जो किंग्स थे, उन्होंने क्या स्टेप्स लिए, और उसके बाद यूनिफिकेशन किन किन कंट्रीज़ की हुई। सो प्लीज़ वॉच। हैव अ नाइस डे।